अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। खाने काबा का नया गिलाफ किस्वा तैयार कर लिया गया। फर्स्ट मुहर्रम को पुरवकार तकरीब में खाने की जीनत बनाया जाएगा। खुसूसी तकरीब में किस्वा को खाने काबा के खुसूसी मुहाफिज के हवाले कर दिया गया। हज 2024 की अय्याम तशरीक का इख्तिताम। हुज्जाज कराम की मदीना वापसी का सिलसिला शुरू। शदीद गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक से 550 आज़मीन हज का इंतकाल। ईद उल अज़हा के मौके पर भी इसराइल ने फ़लस्तीनियों को खून में नहला दिया। बुरेज कैंप पर ताज़ा बमबारी में मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद, मासूम बच्चे भी शामिल। अमेरिका की बढ़ी टेंशन। 24 सालों बाद रूसी सदर पुतिन ने किया नॉर्थ कोरिया का दौरा। किम जोंग उन से गर्मजोशी से मुलाकात। अहम मुआहदों पर किए गए दस्तखत। राहुल गांधी ने इंटरनेशनल मीडिया को दिए इंटरव्यू में किया बड़ा दावा। कहा, कभी भी गिर सकती है मोदी सरकार। मोदी हुकूमत के कई लोग हमारे राब्ते में हैं। और तेलंगाना के मेदक में कम्युनल टेंशन पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। कांग्रेस हुकूमत से कहा, आखिर 10 सालों बाद क्यों हो रहे हैं इस तरह के वाकयात, इस पर किया जाए गौर। और पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब में खाने काबा का नया गिलाफ किस्वा तैयार कर लिया गया है, जो यकुम मुहर्रमुल हराम को पुरवकार तकरीब में खाने काबा की जीनत बनाया जाएगा। किस्वा दरअसल अरबी जुबान का लफ्ज है। खाने काबा के दीवारों और बाब काबा को जिस कपड़े से ढांपा जाता है उसे किस्वा यानी गिलाफ काबा कहा जाता है। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशार बिन अब्दुल अजीज ने खाने काबा का नया गिलाफ खाने काबा के खुसूसी मुहाफिज के हवाले किया। इस हवाले से एक खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें वज़ीर हज व उम्रा तौफ़ीक़ अर-रबिया और खाने काबा के नायब चीफ मुहाफिज अब्दुल मलिक बिन तहार शिबी ने गिलाफ काबा की हवालगी की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। गिलाफ काबा कई दहाइयों से हर साल ज़ुल्हज के महीने में तब्दील किया जाता है। गिलाफ काबा की तैयारी में सैकड़ों किलोग्राम रेशम, चांदी और सुनहरी धागों का इस्तेमाल किया जाता है। हज 2024 के अय्याम तशरीक का इख्तिताम हो गया है, जिसके बाद अब हुज्जाज कराम की मदीना वापसी कल 20 जून से शुरू हो जाएगी। मनासिक हज की अदायगी के आखिरी दिन बेशतर हुज्जाज कराम तीनों जमरात की रमी के बाद मिना से रुखसत होकर मक्का मुकरमा पहुंचने लगे हैं। मकामी हुज्जाज ने जिद्दा, मक्का मुकरमा, ताइफ, मदीना मुनव्वरा, रियाद और दिगर शहरों की तरफ रवानगी शुरू कर दी है। मिना से मक्का मुकरमा अपनी रिहाइशगाह वापसी के बाद हुज्जाज अब मदीना मुनव्वरा जाएंगे, मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा करेंगे और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। इस दौरान हुज्जाज मस्जिद क़ुबा, मस्जिद क़िबलतैन, सबा मसाजिद और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी करेंगे। अंदाज़ा है कि तकरीबन 20% हुज्जाज मिना में क़याम करेंगे और रमी के बाद अपनी रिहाइशगाहों की जानिब रवाना होंगे। मक्का में दर्ज हरारत 50 सेंटीग्रेड से भी बढ़ गया है और हुकाम के मुताबिक 550 से ज़ायद आज़मीन हज जाँ बहक हो गए। सऊदी हुकाम के मुताबिक गर्मी से मुतासरा 2000 से ज़ायद अफराद का इलाज किया जा रहा है। सऊदी हुकाम के मुताबिक हज के दौरान अब तक कम अज़ कम 550 आज़मीन की मौत हो चुकी है। इस बार हज के दौरान मुसलमानों के मुक़द्दस शहर मक्का में दर्ज हरारत 50 सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर गया, जो इस साल शदीद गर्मी में हज की संगीन नोयत की निशानदही करता है। इसराइल ने ईद उल अज़हा पर भी ज़ालिमाना बमबारी करते हुए फ़लस्तीनियों को खून में नहला दिया। ईद के पहले दिन और दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन भी इसराइली हमले में बच्चों समेत 9 अफराद शहीद हो गए, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। शुहदा में 5 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने सेंट्रल गजा की पट्टी में बोरेज पनाहगज़ीन कैंप में एक मकान को निशाना बनाया था। उधर इसराइली फोर्सेज ने साउथ गजा में बमबारी में टेम्पररी
ब्रेक का ऐलान किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार 50,000 बच्चों को फ़ौरी इलाज की ज़रूरत है। المنزل يعود لأبو صفية في حي الشيخ رضوان وجاري استخراج ويوجد عالقين في المنزل. يسمع من المنزل صراخ نساء وأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله. इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट यानी जंगी काबीना डिसॉल्व कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने 6 मेंबर वाली जंगी काबीना को तहलील कर दिया है। मरकज़ पसंद साबिक़ा जनरल बेनी गैंट्स के इस्तीफ़े के बाद इस इक़दाम की तवक्को की जा रही थी। पीर को सामने आने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इसराइली लीडर ने इस फैसले का ऐलान गुज़िश्ता शाम सियासी सिक्योरिटी काबीना के इजलास में किया था। अब नेतन्याहू के इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहादी शराकतदार एक नई जंगी काबीना के क़याम के लिए जोर दे रहे हैं। लबनान की हिज़्बुल्लाह ने एक ड्रोन से इसराइली शहर हैफा की बंदरगाह में हसास मकामात की कामयाब फिलबंदी करने के बाद इसराइली तोपखाने के हेडक्वार्टर पर कामयाब ड्रोन हमला किया है। हिज़्बुल्लाह के जारी शुदा बयान के मुताबिक खुदकुश ड्रोन का ये कामयाब हमला मगरबी अल-जलील के इलाके नाफा ज़ैफ में सिहूनी फ़ौज की 411वीं आर्टिलरी बटालियन के हेडक्वार्टर पर किया गया। हमले से ये यूनिट आग की लपेट में आ गया और मुतादिद इसराइली फ़ौजी भी इसका निशाना बने। यह हमला नॉर्थ मकबूजा फ़लस्तीन में हिज़्बुल्लाह के ड्रोन अटैक और हैफा की बंदरगाह में हसास मकामात की कामयाब फिलबंदी के ऐलान के चंद घंटे बाद हुआ है। हिज़्बुल्लाह के इस ड्रोन हमले ने इसराइल की नींद उड़ा दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 24 साल के तवील अरसे बाद नॉर्थ कोरिया के पहले दौरे पर प्योंगयांग पहुंच गए हैं। रूसी सदर की नॉर्थ कोरिया आमद के मौके पर सदर किम जोंग उन ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि रूसी सदर को सलामी भी दी गई। हालिया सालों बिलखुसूस यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद गहरे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार किया गया है, जबकि क्रेमलिन की जानिब से रूसी सदर के दौरे को दोस्ताना दौरा करार दिया जा रहा है। 대단히 감사합니다. 이곳이 우리 대화는 너무 중요하다고 생각합니다. 우리만 한다면 밖에 나가고 일정이 밖에서 좀 나가서 우리 일정인데 오늘 굉장히 무덥다고. Конечно, у нас в программе есть вот программа по прогулке на улице, но сейчас там очень жарко. 덥지 않나 싶어요. Не знаю, как нам будет, очень жарко. 예, 저는 평양을 가장 올때 ईरान के शुमाल मशरक़ी इलाके में ज़लज़ले से 4 अफराद हलाक और 120 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। यह ज़लज़ला ईरान के शुमाल मशरक़ी सूबे काश्मीर में आया है। काश्मीर के गवर्नर हाजतुल्लाह के मुताबिक ज़लज़ले से शहरी और देही इलाकों में पुरानी इमारतों को नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के नतीजे में इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 4 अफराद हलाक और 120 ज़ख्मी हो गए। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकाम ने ज़लज़ले से हलाकतों में इजाफे का ख़दशा ज़ाहिर किया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ जॉन रीड को दिए एक इंटरव्यू में लोकसभा इलेक्शन 2024 और उसके रिजल्ट्स पर बात की है। उन्होंने कहा कि गैर यकीनी इंतखाबी नताइज के बाद हिंदुस्तानी पॉलिसी के मंजरनामे में बड़ी तब्दीली आई है।
उन्होंने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपना वजूद बचाए रखने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हिंदुस्तानी सियासी सूरत हाल में जगह खाली हो गई है। हिंदुस्तानी सियासत में एक बड़ी तब्दीली आई है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सीटों की तादाद इतनी कम है कि हालात बहुत नाजुक है, छोटी सी गड़बड़ी हुकूमत को गिरा सकती है, बस एक इत्तेहादी को दूसरी तरफ मुड़ना है। राहुल गांधी का दावा है कि पीएम मोदी के क़ैमे की बहुत गैर इत्मीनानी हालत है और उनके यहाँ ऐसे लोग हैं जो हमारे राब्ते में हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर तफसील से बात करने से मना कर दिया। तेलंगाना के मेदक टाउन में फ़िरका वाराना तशद्दुद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेदक में दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से कहा कि वो इस बात पर गौर करे कि तेलंगाना में 10 सालों बाद आखिर इस तरह कम्युनल डिस्टर्बेंस क्यों हो रहे हैं। और फिर आप देखते हैं कि मेदक में, हमारे तेलंगाना रियासत में मेदक में एक बहाना बनाकर 3 बजे से 4 बजे से एक माहौल गर्म हो रहा है। मुझे ताज्जुब होता है कि वहाँ की पुलिस अगर फौरन हरकत में आ जाती तो ये सब तमाम वाकई नहीं होता। अरे 3 बजे से सिलसिला चल रहा है और बढ़ते बढ़ते लोगों को मारा गया, मुस्लिम अक़लियत के गरीबों को पीटा गया। वो हमारे हिंदू भाई के दवाखाने में इलाज के लिए आए, दवाखाने के अंदर घुस गए, दवाखाने में घुसकर उसके सामान की तोड़ फोड़ कर दी, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। वो बेचारा डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे हिंदू मुसलमान से क्या मतलब, जो पेशेंट आता मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। ये जख्मी लोग आए, मैं इलाज कर रहा था, इन्होंने घुसकर तोड़फोड़ कर दी। और फिर हैरत की बात यह है कि 4 महीने पहले भी संगारेड्डी से करीब भी एक मुकाम पर गड़बड़ हुई। तो ये अगर ये चीजें होती रहेंगी तो बीजेपी इन्हीं चीजों के जरिए नफरत पैदा करती है। तो उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत इस बात का नोट ले कि ये 10 साल के बाद ये क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है। इनका पहला काम ये होना चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को पोस्ट करें, वहां पर तकर्रुर करें जो मजहब को नहीं देखे, सिर्फ काम उनका ये हो कि कोई अमन को ना बिगाड़े। अगर कोई भी अमन को बिगाड़ता है, किसी समाज का हो, किसी समुदाय का, उस पर एक्शन लीजिए आप। ये इनको समझना है, वरना अगर हर 4 महीने को कुछ ना कुछ चुटपुट होता रहेगा तो फिर 28 में 28 करीब है, आज 24 है, देखते देखते 28 आ जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस की तेलंगाना की हुकूमत को इन चीजों को सीरियस लेना पड़ेगा। नीट एग्जाम में हुई धांधली के खिलाफ सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर आम आदमी पार्टी कारकुनों ने जमकर एहतजाज किया। आपका कहना है कि नीट एग्जाम्स में हुई गड़बड़ी का असर लाखों तुलबा पर हुआ है। इससे नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल पर बुरा असर पड़ेगा। कि लगातार सड़कों पर ना केवल पेरेंट्स, ना केवल वो बच्चे, बल्कि हम सभी लगातार आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को उठाते रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, कल भी प्रोटेस्ट किया, आज प्रदेश प्रोटेस्ट हो रहा है। आज हम शिक्षा मंत्री से मिलने जाना चाह रहे थे, उनसे बताना चाह रहे थे कि अगर ये एग्जाम में धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, सबूत है, तो आखिर उस सबूत की जांच करके एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा। एक बात। दूसरी बात कि उन सभी बच्चे जिनके ये लास्ट अटेम्प्ट थे, आखिर उनकी क्या गलती थी कि वो इस पेपर लीक के शिकार हो गए। तीसरी बात कि हम ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में ये एक जांच कमेटी बने और वो टाइम बाउंड मैनर में उसकी जांच हो, ताकि
ये जो बच्चे जो एस्पिरेंट हैं वो आगे उनके मन में कॉन्फिडेंस हो कि अगर हम मेरिट पे तैयारी करेंगे सिलेक्शन होगा। आज उसके मन में डर का भाव है। 24 लाख स्टूडेंट्स, लाखों बच्चों ने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। माँ बाप ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच के उनको एजुकेशन दी है। तो करोड़ों लोगों के का सवाल है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सब लोग चीटेड महसूस कर रहे हैं। इतनी बड़ी रेगुलरिटी हुई है, जिनके पास पैसा है उन्होंने पेपर खरीद लिया है, उनको क्वेश्चंस पता थे, उनके 100% मार्क्स आ जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की जो डिजर्विंग भी नहीं है। आप सोचिए अगर ऐसे स्टूडेंट जाके डॉक्टर बनेंगे तो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे वो तो फिर सीटें भी खरीद लेंगे, पीजी की सीट भी खरीद लेंगे, उनके पास पैसा है। और जो वाकई डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो डिज़र्विंग गर्ल्स हैं, लोअर इकोनॉमिक स्टेटस से जो लोग हैं, वो अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो समाज में पूरी तरह से इनइक्वालिटी हो जाएगी। मैम, आप आज प्रपोज कर रहे हो, क्या आपको शिक्षा मंत्री से मिलने का मौका मिला? नहीं जी, हमको नहीं मिलने दिया गया, बल्कि हमको खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा है। ये वो तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो नहीं चाहता कि लोगों की आवाज़ और लोगों तक पहुँचे, जिससे ताकि लोगों को पता चले कि किस कदर इनजस्टिस हो रहा है, किस कदर की धांधलेबाजियाँ हो रही है। वो सिर्फ थोड़ा बड़ा अपनी चीज़ों को शोकेस करके लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, बट रियलिटी बहुत अलग है। ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ख़राब है। दारुल हुकूमत दिल्ली में पानी की शदीद किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। आप लीडर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पर तफसील बताई। अब दिल्ली वालों का कष्ट हदें पार कर गया। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। वो घंटों घंटों पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, टैंकर का इंतज़ार कर रहे हैं, कम से कम पानी में अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज़्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। देखिए, अनशन पर बैठने से शरीर को बहुत कष्ट होता है, लेकिन इस समय दिल्ली वालों का कष्ट इतना ज़्यादा है कि मेरे शरीर को जो कष्ट होगा वो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो इसलिए मेरा प्रधानमंत्री जी से फिर से निवेदन है कि वो अगले 2 दिन में दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दिलवाएं, वरना 21 तारीख से परसों से मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। हिंदुस्तान में एक तरफ हीट वेव की सूरत हाल बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश भी आफत बनकर सामने आ रही है। आसाम में मूसलाधार बारिश होने की वजह से रियासत को भयानक सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। 28 मई से आसाम में मौसम मामूल के मुताबिक नहीं है और बारिश हो रही है। आसाम के 15 जिलों में 1,60,000 से ज़्यादा लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। साथ ही भयानक सैलाब की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत भी हुई है। हिंदुस्तान में बढ़ते रेल हादसों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने कहा कि रेल हिंदुस्तान की लाइफलाइन है, लेकिन आज बढ़ते हादसों की वजह से मुसाफिरों के दिलों में अंदेशा रहता है कि क्या वो मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं।
और मुझे लगता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसका रेल से जुड़ाव ना हो। हम सब लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, और रेल से जुड़ी हुई बड़ी मधुर स्मृतियां हैं, और रेल से ही कहीं ना कहीं आवागमन सबने किसी ना किसी टाइम पर जरूर किया है। क्योंकि रेल सिर्फ पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनें नहीं है, दंदनाती हुई ट्रेनें नहीं है। रेल इस देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। रेल हिंदुस्तान की जीवन रेखा है, और सबसे बड़ी बात है कि आवागमन का सबसे सस्ता इकोनॉमिकल साधन है, एटलीस्ट हुआ करता था, और उसी के कारण मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति रेल की यात्रा को प्रेफर करता है। आज तक जब आप रेल में बैठते थे टिकट लेकर, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास रहता था कि अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। बड़े सारे स्टेशन आते थे, उसमें पूरी सब्जी खाई जाती थी, कहीं पर चाय पी जाती थी, कहीं पकौड़े समोसे खाए जाते थे, और एक ये विश्वास था कि गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जब रेल यात्री बैठता है तो उसके मन में शंका है कि गंतव्य पर वो पहुंचेगा या उसकी अर्थी और लाश पहुंचेगी। ये कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने स्थापित किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। खाने काबा का नया गिलाफ किस्वा तैयार कर लिया गया। फर्स्ट मुहर्रम को पुरवकार तकरीब में खाने की जीनत बनाया जाएगा। खुसूसी तकरीब में किस्वा को खाने काबा के खुसूसी मुहाफिज के हवाले कर दिया गया। हज 2024 की अय्याम तशरीक का इख्तिताम। हुज्जाज कराम की मदीना वापसी का सिलसिला शुरू। शदीद गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक से 550 आज़मीन हज का इंतकाल। ईद उल अज़हा के मौके पर भी इसराइल ने फलस्तीनियों को खून में नहला दिया। बुरेज कैंप पर ताज़ा बमबारी में मजीद 9 फलस्तीनी शहीद, मासूम बच्चे भी शामिल। अमेरिका की बढ़ी टेंशन। 24 सालों बाद रूसी सदर पुतिन ने किया नॉर्थ कोरिया का दौरा। किम जोंग उन से गर्मजोशी से मुलाकात। अहम मुआहदों पर किए गए दस्तखत। राहुल गांधी ने इंटरनेशनल मीडिया को दिए इंटरव्यू में किया बड़ा दावा। कहा, कभी भी गिर सकती है मोदी सरकार। मोदी हुकूमत के कई लोग हमारे राब्ते में हैं। और तेलंगाना के मेदक में कम्युनल टेंशन पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। कांग्रेस हुकूमत से कहा, आखिर 10 सालों बाद क्यों हो रहे हैं इस तरह के वाकयात, इस पर किया जाए गौर। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।